वंस अगैन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। और आज आपको मतलब थंबनेल देख कर लगे गया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं और कौन से चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं। तो हम बता रहे थे कि हमारा जो थंबनेल आप देख कर समझ ही गए होंगे कि आज हमारा जो चैप्टर वो क्या होने वाला है और वीडियो क्या होने वाला है। तो आज हम एसएसटी में जिसका हिस्ट्री का हम स्टार्ट किए हुए थे चैप्टर, जिसमें आज चैप्टर 2 हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ज़्यादा ब्रेक के बाद। और जिसका जो चैप्टर का नाम है वो है सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, अब बात आती है सोशलिज्म और कम्युनलिज्म क्या है। ठीक है, इसकी तो आगे हम डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री का, जिसमें नेशनलिज्म के बारे में बात की गई है, उसमें क्या होता है नेशनलिज्म में जो जर्मनी में नेशनलिज्म शुरू हुआ था। ठीक है, यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का। तो उसमें जो रसिया था वो ज़्यादा ही क्रांतिकारी फैला रहा था, और उसी में क्या हुआ था ना, क्या बोलते हैं, रसिया और यूरोप का, इटली और यूरोप का यूनिफिकेशन हो गया। एंड देन रसिया क्या हो गए थे, एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजी के रूप में उभर कर आया, और उसी ने रसिया ने क्या किया था, सोशलिज्म और कम्युनिज्म को डेवलप किया था, जो कि आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ कि ये कैसे आया, मतलब कब हुआ। तो ये रसिया ने लाया, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक क्या आता है, सोशलिज्म क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं सोशलिज्म क्या है। तो देन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सोशलिज्म is an ideology which adds a new dimension to the society in a modern era as a result। ठीक है, कहने का मतलब है सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कि मॉडर्न इरा में हमारे मतलब हमारे सोसाइटी में न्यू डायमेंशन की तरह उभर कर आया। ठीक है, as a result of the industrial revolution, regular exploitation of the labors by the capitalist was on and its climax। कहने का मतलब है कि जो भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं, उसके रिज़ल्ट की बात करते हैं, या रेगुलर एक्सप्लोरेशन की रिज़ल्ट की बात करते हैं, तो ये सारे जो हैं ये क्लाइमेक्स की तरह कैपिटलिस्ट में आते हैं। ठीक है, then the socialist ideology play an important role in raising the voice against this exploitation and establish classless society। कहने का मतलब है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल की तरह, आवाज़ की तरह उभर कर आता है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल आता है इसका, और जो कि एक ना मतलब एक क्लासलेस सोसाइटी के अगेंस्ट वॉइस उठाता है और इसमें इम्पॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, सोशलिज्म लेज एम्फेसिस ऑन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और कलेक्टिव ऑनरशिप इन अ प्लेस ऑफ इंडिविजुअल ऑनरशिप। कहने का मतलब है सोशलिज्म क्या करता है कि सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, चाहे वो वेल्थ हो या कुछ कलेक्ट करना हो ऑनरशिप में, उस प्लेस का, इंडिविजुअल प्लेस का जो ऑनरशिप होता है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम सोसाइटी इज़ इट्स मोटो। इसका जो मोटो था, मोटो मीन्स क्या होता है कि एम होता है। ठीक है, एम होता है, एम मतलब कि लक्ष्य। उसका जो लक्ष्य था, उसका लक्ष्य ये था कि वो जो सोसाइटी को एक्सप्लेनेशन से फ्री करे। ठीक है, देन आता है ओके, यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं। सो सोशलिस्ट सिस्टम इज सच एन इकोनॉमी इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज एंड एक्सचेंजेस आर अंडर द गवर्नमेंट। कहने का मतलब है सोशलिस्ट सिस्टम में कौन कौन सी तरीके से चीज़ें आती हैं, तो इकोनॉमिक आती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे फैक्ट्रीज़ में हो, चाहे कुछ भी एक्सचेंजेस करने में हो, ये सारी किस में आती है, अंडर गवर्नमेंट में तो आती हैं, गवर्नमेंट में तो आती हैं। ठीक है, और ये सोशलिस्ट सिस्टम में भी आती है। इन दिस सिस्टम द प्रोडक्शन इज नॉट मेंट फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट फॉर द होल सिस्टम, होल सोसाइटी। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम से सारे लोगों को ही ये क्या बोलते हैं बेनिफिट मिले, लेकिन हाँ ऐसा है कि सबको बेनिफिट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन को मिले। ठीक है, देन आगे पढ़ते हैं क्या होता है, ओरिजिन ऑफ सोशलिज्म की बात करते हैं, ये क्या है ओरिजिन। ठीक है, देन आता है सोशलिज्म रोज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन
इन दी 18th सेंचुरी। कहने का मतलब है 18th सेंचुरी में जो रिवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसी की तरह एक ये रिजल्ट के तौर पे आता है सोशलिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें तो अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप बता देती हूँ, क्लिप। ठीक है, और इस टॉपिक के बारे में एक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, 4 या 5th चैप्टर में है इसका। ठीक है, लास्ट में, तो इसको लास्ट में ही पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको क्लिप बताती हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या होता है कि जब ब्रिटिश आते तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे कोई चीज़ बनानी है, कंपनी में कोई चीज़ बनानी है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, हम इसको ओके। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी में कोई चीज़ हमें बनानी है, कोई प्रोडक्ट बनाना है। ओके, कोई प्रोडक्ट बनाना है हमें, तो उसमें लग रहे हैं हमारे पास लगभग, या क्लॉथ सिलने हैं। ठीक है, ठीक है, क्लॉथ को सिलना है तो लगभग हमें 10 क्लॉथ के लिए 10 दिन में 10 क्लॉथ सीने के लिए हमें कितने पैसे लग रहे हैं? 10 पर्सन लग रहे हैं। ठीक है, 10 लेबर लग रहे हैं, और अलग से मनी भी। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या किया था, मशीन लाया। ठीक है, वो मशीन क्या करेगा, 10 क्लॉथ को 10 पर्सन से, जो 10 लेबर से वो सिल रहा था, या 10 लेबर जो काम कर रहे थे, वो मशीन करेगा। वो भी एक मशीन 10 कपड़े सिलेगा, वो भी 1 घंटे, सॉरी 1 घंटे में नहीं, 1 घंटे में 1 कपड़ा सिलेगा, देन दूसरे घंटे में दूसरा, इस तरीके से 1 दिन में वो 10 कपड़े सिल लेगा। ठीक है, कहने का मतलब उस वक्त क्या हुआ था कि वो लेबर से बहुत सारे नुकसान हुए थे, वो जॉबलेस हो गए थे, और उनके पास कोई काम नहीं था, और उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था, क्योंकि उनके सारे काम कौन कर रहे थे, उनके सारे काम कर रहे थे मशीन। इसी में हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब हुआ था बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, अब बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन फैला था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के खिलाफ। और उस रिवोल्यूशन में क्या हुआ था कि जो लेबर थे आवाज़ उठाए थे, तो उसकी वजह से ब्रिटिश ने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम 50-50 रखेंगे, लेबर को भी 50% रखेंगे और मशीन को भी 50% रखेंगे। लेकिन पहले क्या था, लेबर का जो सैलरी था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो खुद से मेहनत करते थे। लेकिन अब वो लेबर की मजबूरी है कि ठीक है, कि क्या बोलते हैं उसको, उनकी मजबूरी है, तो वो क्या करेंगे, कम पैसे में भी वो रहेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इस चीज़ का ब्रिटिश ने फ़ायदा उठाया और उन्हें बहुत कम पैसे में उन्होंने दिया। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ, थोड़ा सा क्लिप था, इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, टोटली चेंज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल द नेशन। कहने का इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन था वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम को, पूरे नेशन का, वो चेंज कर दिया था। अब बात करते हैं आगे, तो मैकेनाइजेशन एंड कैपिटलिज्म डेवलप ऑन अ लार्ज स्केल इन अ प्लेस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड द लिव्स ऑफ द लेबर इन ऑल द कंट्रीज ग्रेजुअली गोट हिल्स ड्यू टू सेल्फनेस ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड एंटी लेबरर पॉलिसी ऑफ द मिल ओनर। कहने का मतलब है ये सारी जो चीज़ें हुई थी, इसमें जो था क्या हुआ था, सेल्फनेस, मतलब वो सब कोई खुद के बारे में ही सोचा था, और सारे लोग एंटी लेबरर हो चुके थे, एंटी लेबरर पॉलिसी में आ चुके थे, और उनके ऑनर्स भी। ठीक है, ये कहने का मतलब था। एंड देन देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस बिगेन टू डेटराइट। कहने का मतलब है उनका जो भी इकोनॉमिक और सोशल जो स्टेटस था वो गिरने लगा, डेट्राइट होने लगा। और क्या होता है, लेबरर्स हैड नो राइट, दे वर बीइंग क्रूअली एक्सप्लॉइटेड। कहने का मतलब उनके पास कोई अधिकार नहीं था कि वो क्रूअली एक्सप्लॉइटेड करे। ठीक है, दोज टू कंट्राडिक्टर फैक्ट वर इनविजिबल टुगेदर इन द कंट्रीज अफेक्टेड विथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कहने का मतलब 2 कॉन्ट्रोडिक्शन फैक्ट आए थे, दिखाया गया था, इनविजिबली टुगेदर किया गया था कंट्री में, जो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इफेक्ट किया गया था। ठीक है, फर्स्टली क्या होता है, फर्स्टली द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा, जो कि लेबर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक था। ठीक है, द मिडिल क्लास वाज इकोनॉमिकली गेटिंग एफिलियंट। और जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उनका क्या होने लगा, इकोनॉमिकली उनके पैसों से बहुत ज़्यादा मतलब एफिलियंट होने लगे। सेकेंडली द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द लेबर वाज फॉलिंग रेपिडली। कहने का मतलब है कि जो उनका लेबर का कंडीशन था वो गिरने लगा जल्द से जल्द। एंड देन आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, द मेन कंपोनेंट ऑफ द the main component of the productive process was complied to strap। कहने का मतलब है वहाँ पर जो मेन कंपोनेंट उनके थे वो क्या होने लगे, भूख रहने लगे। स्ट्राप मतलब भूख। ठीक है, भूखे रहने लगे। द लेबरर्स हैड नो राइट टू फॉर्म देयर
यूनियन। कहने को यूनियन उनका बनाने का कोई अधिकार नहीं था खुद का। दे वर टोटली डिपेंडेड ऑन द मर्सी ऑफ द कैपिटलिस्ट। वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट के मर्सी पर डिपेंड थे, ठीक है। दस हम ये कह सकते हैं कि द सोसाइटी वॉज इकोनॉमिकली डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस। हम ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी था वो दो तरीक़ों से डिवाइड हो चुका था इकोनॉमिकली, एक कैपिटलिस्ट क्लास, एक लेबरर क्लास। कहने का मतलब कि ये रिच क्लास के लिए होते थे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हुआ करते थे, और ये मिडिल क्लास या गरीब लोग कहें तो, ठीक है। देन यहाँ पर आता है व्हेन द लेबरर्स वर पासिंग थ्रू द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक मर्सियर एंड सोशल फार दे गोट द गाइडलाइंस फ्रॉम सम इम्पोर्टेंट पैट्रियट्स। कहने का मतलब है कि जब लेबर क्या थे, जो लेबर थे वो बहुत तरीके से सिचुएशन उनका क्या होता है, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा गिर गया था और सोशल उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। ये सारी चीज़ें हो गई उनके साथ, तो उन्होंने उनके लिए गाइडलाइंस आया। गाइडलाइंस किन्होंने दिया, तो कुछ पोएट्रेट ने दिया, कुछ थिंकर, कुछ राइटर, कुछ पोएट्रेट, ठीक है, ये सारे लोगों ने दिया मिलके, और उनमें एक एक्सपेंड हुआ आइडियोलॉजी, न्यू आइडियोलॉजी को एक्सपेंड किया गया सोशल में एंड इकोनॉमिक स्पेयर विच इज़ नोन एज सोशलिज्म। कहने का मतलब है कि उनका जो इकोनॉमिक स्पेयर होता है उसे सोशलिज्म कहा जाता है, ठीक है। द नेम ऑफ सेंट साइमन, कहने का उनका अगर नाम लिया जाए तो उनका नाम है सेंट साइमन फॉरियर, लॉइस ब्लैंड, रॉबर्ट ऊन, कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स आर रिमार्केबल। कहने मतलब ये सारे जो लोग हैं इन्होंने गाइडलाइन किया लेबर को, और इन्होंने बताया कि अपने लिए कैसे आवाज़ उठाए और कैसे क्या करें, ठीक है। दिस ग्रेट thinker criticized the economic system of European countries and expanded new theories regarding industrial organization and mutual relationship between the capitalist and labor। कहने में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया, अपने थिंक को बताया, और उनके यूरोपियन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक सिस्टम को न्यू थ्योरी के साथ लाने की कोशिश की इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, और इन्होंने म्यूचुअली क्या किया, दोनों के बीच, लेबरर और कैपिटलिस्ट के बीच रिलेशन को अच्छा किया, ठीक है। ज़्यादा इन द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या होता है कि मॉडर्न सोशलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेज। और अगर हम लोग हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मॉडर्न सोशलिज्म को कितने तरीके से बांटा गया है, तो दो स्टेज में बांटा गया, ठीक है। प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड पोस्ट मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, ठीक है, दो तरीके से बांटा गया है। अब मार्क्सिस्ट क्या होता है, तो मार्क्सिस्ट सिस्टम नेम अपॉन देम यूटोपाइन सोशलिज्म एंड साइंटिफिक सोशलिज्म को हम लोग कहते हैं मार्क्सिस्ट थिंकर, ठीक है। द व्यू ऑफ द यूटोपाइन सोशलिस्ट वॉज आइडियलिस्टिक एंड द नेचर ऑफ देयर प्रोग्राम वॉज नॉट प्रैक्टिकली। कहने का उनका जो प्रोग्राम था, आइडियलिस्टिक का तरीका था सोशलिस्ट करने का, उनका प्रैक्टिकली नहीं था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूटोपियन थिंकर्स वर फ्रेंच हु बिलीव इन पीसफुल चेंज। कहने का मतलब इंस्टेंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट इज से that they were in a favor of class coordination in place of class struggle। कहने का मतलब उनका कि ये ज़्यादा तो जो लोग थे यूरोपियन थिंकर्स, वो कहाँ के थे, तो वो फ्रांस के थे, ठीक है। यहाँ क्लियर होता है कि वो फ्रांस के लोग थे, और उनका ऐसा मानना था, ठीक है, उनका ऐसा मानना था कि जो चीज़ें पीसफुल शांति से हो जाए, वो चीज़ों में रिवोल्यूशन क्या ज़रूरत है करने के लिए, ठीक है। उनका ऐसा मानना था कि अगर ये पीसफुल से वो चीज़ें हो जाए उनके से, हमें कोई रिवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारे लिए फेवर में भी आएगा क्लास कोऑर्डिनेशन के, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी थे, उन्हीं के जैसे वहीं पता थी कि जैसे गांधी जी कहा करते थे ना, अगर कोई तुम्हें स्लैप करे, एक थप्पड़ मारे, तो तुम्हें अपना दूसरा गाल भी आगे कर देगा। जी नहीं, हर जगह ये अप्लाई नहीं होता है। अगर वो मारेगा तो दूसरा भी थप्पड़ बहुत ज़ोर से मारेगा, पहला थोड़ा देर से लेगा तो वो सोचेगा कि दूसरा मौका मिल रहा है, उससे ज़्यादा इसको थप्पड़ याद है, ठीक है। इट्स माई लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन तो कहते हैं ना कि शांति से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा जब तक घी देखो, कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली तो करना ही पड़ता है। उसी तरीके से है कि अगर गांधी जी कह रहे हैं कि सीधी उंगली हमेशा रखो, तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी सीधी उंगली को भी टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है। अध्ययन आता है यूरोपियन सोशलिस्ट, ठीक है, ये थोड़ी सी मोटिवेशन थी, ठीक है। द फर्स्ट यूरोपियन सोशलिस्ट हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वॉज अ फ्रेंच थिंकर। कहने का ना कि फ्रांस के लोग थे, वो पहले जो यूरोपियन सोशलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते थे, जिनका नाम क्या है, सेंट साइमन। और इनका बिलीव क्या था, दो स्टेट और या दो सोसाइटी दोनों के बीच में एक ऑर्गेनाइज करते थे, और ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा ही नेचर क्रिएट करते थे,
अगर कहा जाए प्लेटन ऑन ऑर्डर, कहने का मतलब है कि इन सारी जगह पे वो बहुत अच्छे गिफ्ट ऑफ नेचर को क्रिएट करते थे और बहुत अच्छे थे, ठीक है। द सोसाइटी शुड वर्क फॉर द फिजिकली एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द पुअर, कहने का मतलब कि सोसाइटी किसके लिए काम करती थी, तो फिजिकल और मोरल डेवलपमेंट के गरीब लोगों के लिए। उन्होंने डिक्लेयर किया कि टू एवरीबडी अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, उनके कैपेसिटी के अनुसार, कि अकॉर्डिंग टू हिज वर्कर, उन्होंने कहा कि टू एवरीबडी अपनी कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी और उनकी वर्क के अनुसार उन्हें बेसिक मोटो सोशलिज्म का मिल गया, ठीक है, बन गया, ठीक है, इसी चीज़ के लिए, क्योंकि उनका तो खुद का वर्क था और उनका खुद का कैपेसिटी था, जितना मेरा वर्क होगा उतना ही मेरा मोटो मजबूत होगा, ठीक है। मोटो मतलब एम, ठीक है। देन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अनदर मेन यूटोपियन थिंकर की बात करते हैं तो चार्ल्स फॉरवर्ड थे, ठीक है। ही वॉज ओपिडिएंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलिज्म एंड ही बिलीव डैट द लेबरर्स शुड वर्क इन स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन, कहने का मतलब उनका मानना ऐसा था कि जो लेबरर होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम तो करते हैं और वो बहुत ज़्यादा छोटे सिटीज़ से आते हैं और टाउन से आते हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया, एक्सपोर्ट अप टू प्लान मैक फ्लैंक्स फॉर द फार्मर, और उन्होंने एक प्लान बनाया कि फ्लैंक्सिस को फार्मर के लिए कैसे तैयार करें, बट उनका जो प्लान था यहाँ पर फेल्ड हो गया, ठीक है। और उन्होंने क्या प्लान रहा है वो तो आगे पता ही चलेगा, ठीक है। अमॉन्ग द यूटोपियन थिंकर द ओनली पर्सन हु ऑल्सो पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स वाज ल्यूइस ब्लंट, कहने वाले कि इन सारे यूटोपियन थिंकर के अगर बीच में हम बात करते हैं तो एक ही जो इंसान था, एक ही जो पर्सन था, उन्होंने ही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया था, जिनका नाम है ल्यूइस ब्लंट, ठीक है। हीज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स वर मोर प्रैक्टिकली, कहने वाले इनका जो इम्प्रूवमेंट या प्रोग्राम था, ये सारी चीज़ें उनके प्रैक्टिकल थे, बहुत सारे प्रैक्टिकल थे। उनका मानना ये था कि रिफॉर्मिंग इज़ नेसेसरी फॉर दी मेकिंग इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, कहने वाले उनका इकोनॉमिक अगर आपको अच्छा करना है, उनका मानना अच्छा था कि इकोनॉमिक आपको अच्छा करना है तो रिफॉर्मेंट्स की ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। अगर बात करते हैं रॉबर्ट ओवेन की, यहाँ पर आपको रॉबर्ट ओवेन, ये है रॉबर्ट ओवेन, जिनका अभी आगे नाम मिलने वाले, ये है महान व्यक्ति जिन्होंने यूरोपियन थिंकर में अपना नाम को बनाया है, ठीक है। इनको तो याद ही रखिएगा, इनके फोटो को देखिए कितने क्यूट है। अगर आप मतलब 1-2 में होंगे तो कुछ इस तरीके से तो हरकत किए ही होंगे, मैं थोड़ी कर देती हूँ। ओके, ये हो गया हमारे पास ब्रीड। देन वन थिंग, या you get nose pin और वन थिंग तो मिसिंग लिपस्टिक। ओके, ये थे हमारे रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। ये ह्यूमन वर्जन है। अगर मॉडर्न इरा की बात करें तो ये ह्यूमन वर्जन है जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हरकत ना करें, अभी पढ़ाई पर ध्यान दें, ये बस फन के लिए था, ठीक है। इनको याद रखिएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से रियल में ऐसे दिखते हैं जो कि मैंने बना दिया था। ओके, तो ये देखिए क्या हुआ था यहाँ पर, आउटसाइड ऑफ फ्रांस, ओके, आउटसाइड ऑफ द फ्रांस मेन यूरोपियन थिंकर वाज रॉबर्ट ओवेन, कहने वाला कि अगर फ्रांस के बाहर की बात करें तो सबसे बड़ा जो यूरोपियन थिंकर थे वो कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट ओवेन, जो कि एक ब्रिटिश इंडस्ट्रियल थे, ओके, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल थे। इन्होंने इस्टेब्लिश किया गया था, एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया न्यू ल्यूनार्क इन स्कॉटलैंड में, ठीक है। कहाँ कहता है तो स्कॉटलैंड में, क्या कहता है, ल्यूनार्क, एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। इन इस फैक्ट्री ही गिव हैंडसम पेमेंट फैसिलिटीज़ टू दी वर्कर। हैंडसम मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि हैंडसम मतलब बॉयज़ वाला हैंडसम, यहाँ पर बॉयज़ वाला हैंडसम की नहीं, मतलब कि बहुत अच्छे खासे पेमेंट दिया जाता है और फैसिलिटीज़ के साथ वर्कर को, ठीक है। और उनका फील्ड हिज प्रॉफिट इंक्रीज बाय डूइंग सो, कहने में उनका जो प्रॉफिट था वो अगर बढ़ता है तो वो मतलब अच्छी बात, मतलब डूइंग करते थे वैसे ही। सो ही बिकम इनटू अ कंक्लूजन, उनका जो कंक्लूजन निकले ये सब सारे मामलों को देखने के बाद, दैट अ सेटिस्फाइड वर्क इज़ अ ट्रू वर्कर, कहने का मतलब है कि जो सेटिस्फाइड वर्कर होते हैं वही एक ट्रू वर्कर होते हैं। बट दी अबव मेंशन थिंकर अनलाइक इंटिक्लेयर थिंकर बिलीव्ड इन द बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन एंड कंप्लीटनेस ऑफ द वर्ल्ड, कहें जो ऊपर मेंशन किया गया हो थिंकर के अनलाइक इंटेलेक्चुअल के बारे में, उनका ऐसा मानना बेसिकली गुडनेस ऑफ नेचर के थे, वो ह्यूमन थे और कंप्लीटनेस थे, मतलब वर्ल्ड के हिसाब से। दे इम्प्रेस्ड ऑन क्लास कोऑर्डिनेशन, उनका ऐसा इम्पैक्ट था क्लास कोऑर्डिनेशन में और क्लास एक स्ट्रगल प्लेस में, ठीक है। स्टिल दिस थिंक का कंट्रीब्यूट अ लॉट, ठीक है,
a lot. Firstly, these are the first thinker who made their efforts to solve the problems of relationship between capital and labor. कहने वाले कि ये बहुत अच्छे थिंकर थे और उन्होंने ही इस सारे इफोर्ट ऐसे लगाए और इन्होंने ही प्रॉब्लम सॉल्व की। क्या उनसे प्रॉब्लम थे? कैपिटल और लेबर की भी जो चीज़ें थी अनबन बन रही थी उनके रिलेशनशिप में, उन्हें उन्होंने सॉल्व किया। ठीक है, सेकेंडरी बात करते हैं तो मार्क्स, कार्ल मार्क्स का तो आपने नाम सुना है। कोट लेसन फ्रॉम हिज फेलियर एंड प्रोसीड अहेड ऑफ देम। करें कि इन्होंने क्या कहता है, फेलियर को और प्रोसीड किया था आगे सारी चीज़ों को लेसन के तरीके से। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट डे और या नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ये वीडियोस देखिए एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। और रही बात ये सारी कार्ल मार्क्स के बारे में और नेक्स्ट टॉपिक, ये सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें बाद में डिस्कस की जाएगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, और वन थिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक एंड टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ से प्लीज़ टेलीग्राम को फॉलो कीजिएगा चैनल को, बिकॉज ऑफ नोट्स एंड PDF एंड इम्पोर्टेंस PYQs के लिए टेलीग्राम को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा हमारे पेज को। एंड हाँ, यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। डोंट वरी, आपकी जो 1 ईयर समझिए, अगर आपने इस चैनल से ज्वाइन किया ना तो 1 ईयर हमारा हुआ, आपके साथ साथ वो 1 ईयर हमारा हुआ है। आपको जो डर रहेगा वो हमारा भी रहेगा कि सिलेबस कंप्लीट हुए हैं कि नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पूरी जी जान लगा देंगे आपका 1 ईयर को बेटर करने में। ठीक है, बेस्ट से बेटर लगाएंगे अपनी एंड पूरी एनर्जी के साथ आपके साथ स्टार्टिंग से एंडिंग तक जुड़ाएंगे आपके रिज़ल्ट तक। सो मैं इतना उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बिकॉज यहाँ पर आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, PYQs कराएगा प्लस में, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा 5 ईयर। देन आपको एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम NCERT पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, SST का बात कर रहे हैं, SST का। ठीक है, SST का आप पढ़ सकते हैं NCERT। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ कि अगर आपने नोटिस किया होगा किसी के पास SCERT बुक होगा, उसमें क्या होगा कि बात करते हैं तो SCERT बुक होगा, उसमें कुछ NCERT का जो चैप्टर, SCERT में सारे चैप्टर्स होंगे। ठीक है, और NCERT में वो चैप्टर नहीं होंगे। ठीक है, वो NCERT में वो चैप्टर होंगे जो इंपॉर्टेंट होगा ना। SCERT में जैसे इंपॉर्टेंट हो गया, बिहार बोर्ड में एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लिया हमने नेशनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ये NCERT में नहीं होगा। आप जाएंगे दोनों बुक उसको अपने सामने रखेंगे तो आप मिलाएंगे तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होंगे। अगर आपने सर्च किया या मैं आपको एक लिस्ट दूंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो उसमें आपने देखेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर NCERT में मिसिंग होते हैं। इसलिए अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, NCERT पढ़ के तो चले जाते हैं, लेकिन उनका लगभग पासिंग नंबर आ सकता है 64 70 इतने नंबर आते हैं, लेकिन 90+1 SCERT पढ़ेगा तभी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा खुद का सजेशन कि आप लोग SCERT पढ़ें, बेस्ट होगा आपके लिए, SST के लिए। एंड SCERT में ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई चैनल अवेलेबल नहीं होगा तो आप पढ़ना छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, कि बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं। अगर मुझसे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप दूसरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अलग बात है, आपको जिससे समझ में आए उससे पढ़िए, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि मेरे ही से पढ़िए। एंड होपफुल कि आपका जो रिज़ल्ट आया, होपफुल आपको ये चैप्टर पसंद आएगा और रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह बेहतर आएगा। SST में हो चाहे साइंस में हो, हमने साइंस का तो लगभग चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आई थिंक फिज़िक्स बचा हुआ है। ठीक है, फिज़िक्स में हमने लाइट चैप्टर करवाया है, तो उसके लिए भी पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, देन और सारी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो SST की होती हैं, जो चैप्टर होती हैं, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन दे देती हैं। एंड बच्चों को बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है कि SST कैसे पढ़ें, SST क्या करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है तो क्या हुआ है कि जितने भी आप SST पढ़ लें, चाहे कितना भी पढ़ लें,
एग्ज़ाम में थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है कि नहीं, ऐसा आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल हो जाता है वो घट जाता है, ठीक है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि कुछ चीज़ें जो होती है, क्वेश्चन जो होती है ना, घुमा के आती हैं, ठीक है। लेकिन होगा कार्ल मार्क्स से, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा, घुमा देगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको घूमना नहीं है, आपको कार्ल मार्क्स का हर एक पॉइंट पढ़ना है, हर एक चीज़ पढ़ना है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आ सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टिप्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तब तक के लिए जाते हैं लोग, एंड नेक्स्ट वीडियो में मतलब कहने का मतलब जो कि हमारा लास्ट मंथ बचेगा एग्ज़ाम के, उस टाइम हम आपको टिप्स देंगे और ट्रिक भी बताएंगे कैसे क्या करना चाहिए। एंड आपको सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगी ही, यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगी।